बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह आपने जब टीवी ऑन किया होगा तो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे कि कितना बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिला। खैर जुमा मुबारक। वैसे एग्जैक्टली जुमा मुबारक आपको पहले कहेंगे, और जुमे का दिन है तो फिर आप दुआएं भी करें, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका दिन जो है खैर आफियत के साथ गुजारे और खुशी खुशी गुजारे आपका। अच्छा, वैसे मुझे वो डायलॉग याद आ रहा था, कैसा लगा मेरा मजाक, तो वो वाला मामला ही यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आपको पहले ही बताया था कि कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। आप ये तो देखें, मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे तो इतनी है ही नहीं, हम तो भी बहुत नीचे हैं, हमें तो भी बहुत ऊपर जाना है। 250 का वो कह रहे थे कि 250 तो दूसरे मुल्कों में भी मिल रहा है, कई मुल्कों में 250 भी है, तो अभी तो हम लेकिन उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारा रुपया कितना डीवैल्यू हुआ है, इस वजह से इतने का मिल रहा है वहाँ पर। अगर आप देखें तो वहाँ पर मतलब कि $0.85 का भारत में मिल रहा है तकरीबन, ठीक है। अब उनके रुपए क्या बनते हैं, 100 रुपए में मिल रहा है वहाँ पर। तो अगर आप देखें भाई, आपका रुपया इतना डीवैल्यू हो गया है, इस वजह से भी तो असरात आ रहे हैं ना। तो अगर आप ये कहें कि वो 250 का मिल रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर लेते तो वो 250 वाला फिगर वो भी नीचे आ जाता। लेकिन खैर, अभी हुआ क्या है? अभी हुआ ये है कि सुबह सुबह जब हम लोग स्क्रीन देखें तो हमें पता लगा हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। टैंकी फिर नहीं फुल कराई थी, और फिर इतना ज़्यादा, एक तो एकदम ही इतना ज़्यादा धचका जो है वो मिला है। 8 रुपए 8.03 मेरा ख्याल है, इतने पैसे जो है 8.03 जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस और 8.14 डीजल की। एग्जैक्टली, ये बढ़ा दी गई हैं, और फिर जो अवाम है उसमें तो गम गुस्सा पाया ही जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जिस तरह कीमतों की बात करें तो होशों पर इजाफा हुआ हमजा, बाकियों में भी। अच्छा, रिलीफ पैकेज के ऐलान के एक रोज बाद ही हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से रात गए जारी किया गया ये एलामिया, नोटिफिकेशन सामने आया। अच्छा, मैंने तो वैसे सुबह ही देखा, तुमने? मैंने भी सुबह देखा, लेकिन ये रात गए अब जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई ना, ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है आप लोगों के लिए 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। आप किसी भी पेट्रोल पंप से जाके बासानी 145 रुपए दे के 1 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की अगर कीमत की बात करें तो वो 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर उसमें इजाफा किया गया, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे से इजाफा किया गया, और 116 रुपए 53 पैसे अब जो उसकी नई कीमत है वो हो गई है। अच्छा जी, ये सारी अब सूरत हाल है। इंटरनेशनल मार्केट को आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है, अब आप देखें वहाँ पर भी जो कीमतें हैं वो ऑल टाइम हाई चल रही हैं। इसके असरात यहाँ पर आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। इसी के साथ एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट की थी कि भारत के अंदर 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। तो ये उनकी ट्वीट आई थी, तो उसके बाद मैंने उसको चेक भी किया, ये बात दुरुस्त है। इंडिया ने क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। अब उनकी स्टेट्स, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, जिसमें फ्रेट चार्जेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं, उसकी वजह से जो है ये मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। हर स्टेट अपना रेट निकालती है, लेकिन उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की है, और वो अगर अपने डॉलर के मुकाबले पर देखें तो शायद अभी उधर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुकाबले में। भारत की गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर टैक्स ज़्यादा वसूल कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम वसूल करी, लेकिन उनकी करेंसी बहुत तगड़ी है। मामला यही वो चीज़ें जिनको हम लोग फिर रिलेट करके हम जो है अपनी चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं कि भाई वो भी तो इतना दे रहे हैं, हम ये नहीं दे रहे होते कि वो एक तरफ से अपनी आवाम को रिलीफ भी दे रहे होते हैं। हम रिलीफ इस साइड में नहीं दे रहे, हम सिर्फ कीमतें बढ़ा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्योंकि प्राइसेस हाई हैं, तो फिर हम लोगों को और ही बढ़ानी पड़ सकती है। जो फैक्टर्स है ना दीगर, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर इसके ऊपर होने। बात करेंगे इसके ऊपर भी, और मुख्तलिफ लॉजिक्स जो वज़रा के सामने की जानिब से आ रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। पहले ज़रा डेंगू की बात करते हैं कि वो केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। रावलपिंडी में 2 मरीज मुज़ी वबा के बायस मज़ीद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात की जाए तो सैकड़ों नए मरीज भी सामने आए। बिल्कुल हमजा, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ डेंगू के मजीद 462 नए केसेस रिपोर्ट हुए, और लाहौर में सबसे ज़्यादा 331 मरीज सामने आए हैं, जबकि पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 16,346 हो गई। अच्छा, अब स्प्रे हो रहा है वैसे लाहौर में। अब मैंने थोड़ी सी ना तब्दीली देखी है, तुमने भी शायद देखा हो, मैंने वैसे नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये लगा कि अब जैसे केसेस सामने आ रहे हैं तो फिर तो आपने जाना ही होता है ना स्प्रे करने के लिए, लेकिन अब मैंने देखा है कि कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है, स्प्रे शायद हो रहा है और
ये फील किया गया है कि हमने शायद कोताही की, स्प्रे नहीं किया वक्त के ऊपर। अब मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर, और बाकी लोगों से भी मैंने पूछा है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो उस एरिया में कर रहे हों ज़्यादा जहाँ से केसेस एग्जैक्टली ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे फिर चेक इन बैलेंस के लिए टीम्स भी जा रही होंगी, लेकिन फिलहाल मेरे एरिया में नहीं आई। अच्छा, तुम्हारे एरिया में एग्जैक्टली वहाँ पे भी नहीं। मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है कि जी कि वो 2-3 दफ़ा स्प्रे हुआ है। वैसे शायद हाँ केसेस हुए आए हों तो उस वजह से। इस्लामाबाद में भी हम बात कर रहे हैं ना, तो डेंगू के वार जारी है, हालांकि वहाँ पर टेम्परेचर गिर चुका हुआ है काफी। एग्जैक्टली वहाँ पे तो ठंड ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद केसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं और मजीद 98 अफराद जो है वो डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो डेंगू वायरस के मजीद 227 केसेस सामने आए और पेशावर डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर बताया जा रहा है। और उधर मरीजों की तादाद 3,358 हो चुकी है और सूबे भर में मुतासर अफराद की तादाद 7,480 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से अब तक 8 अमवात भी हुई हैं। बिल्कुल, और डेंगू की हलाकत खेजियों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हम देख रहे हैं कि होता ही जा रहा है। और 12 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने वाला जो दर्जा हरारत है वो कहा जा रहा है कि इसे अफजाइश के लिए एक मिसाली माहौल फराम कर रहा है, तभी वो जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि सुबह और शाम के औकात में ख़ास तौर पर शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर ये करना है आप लोगों को कि जब सुबह और शाम में इस तरह के औकात होते हैं, जब मच्छर वगैरह ज़्यादा वो आ रहे होते हैं, तो तब अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जाता है बार बार कि जालीदार दरवाजे वो लगाएं, क्योंकि कोविड भी है, स्मोक भी है, तो इन चीज़ों से जो है बचने के लिए फिर ये कर सकते हैं आप। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, जब शुरू में हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब का दौर था, वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उस वक्त हम ये सुन रहे थे, क्योंकि उस वक्त एक हमारे लिए नई चीज़ थी, हम ये सुन रहे थे कि जी कि फजर के फौरी बाद और मगरिब के औकात में ज़रा ज़्यादा जो हैं चांसेस होते हैं। फिर अभी आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो उस वजह से लोग वॉक पर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि फजर के बाद और तकरीबन असर से मगरिब का ही टाइम होता है कि जब ज़्यादा लोगों ने अपना वॉक का टाइम रखा होता है। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं। फोकल पर्सन है एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर असद असलम साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ रहे हैं, अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने रिपोर्ट करना शुरू किया था कि केसेस ज़्यादा हैं, कुछ बेहतरी आई है या अभी तक हम कमी नहीं देख रहे? बिल्कुल, अब केसेस कम डिक्लाइन की तरफ शुरू हो गया। डिक्लाइन हमारे पास जो मैक्सिमम बेड ऑक्यूपेंसी रेट गया था वो 62% था, और आज सुबह की जो फिगर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 51% है। तो अब केसेस में कमी काफी हद तक आ रही है। कल ओपीडी में भी पेशेंट रिलेटिवली काफी कम थे, एक्सपो सेंटर में भी इतना ज्यादा रश नहीं था जितना पहले देखने में आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब केसेस में कमी देखने में आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में जो है अब मतलब वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब केसेस में तो कमी आई है, तो अगर हम जगह की बात करें तो जगह है वहाँ पर कि बेड्स वगैरह मौजूद हैं, पेशेंट्स और अगर आना चाहें तो वहाँ पर उनके लिए स्पेस मौजूद होगी? देखिए, मैं आपको टोटल ओवरऑल लाहौर की और पूरे पंजाब की सिचुएशन बताता हूँ। लाहौर में हमारे पास तकरीबन 3,600 बेड हैं और इस वक्त जो लाहौर का ऑक्यूपेंसी रेट है वो 51% जा रहा है। तकरीबन हमारे पास 50% बेड अभी भी अवेलेबल है। और लाहौर से बाहर के हॉस्पिटल की बात करें तो उनमें तकरीबन 2,500 बेड मौजूद हैं और उनका ऑक्यूपेंसी रेट 29.6% जा रहा है। यानी हमारे पास इस वक्त तकरीबन वहाँ पर 70% के करीब बेड खाली पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेड के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो वेदर के हवाले से कि टेम्परेचर अब गिर रहा है लेकिन केसेस उस तरह से नहीं गिर रहे हैं, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, हम पहले बात कर रहे थे जब आपने भी ज्वाइन नहीं हमें किया था कि ये हमने सुना था कि फजर के बाद और मगरिब के टाइम ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए बाहर निकलने से, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो सुबह और शाम मगरिब के बाद ये मच्छर काफी उस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और उस वक्त ही काटता है। तो इसीलिए हम बार बार लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि पूरी आस्तीनों वाले लिबास पहने, पूरी टांगों को, बच्चों को खास तौर पर ढांप के रखें, ताकि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए उनको में भी ज्यादा खतरा होता है, बड़ों में भी उतना इक्वली डेंजरस है। तो इसलिए पूरे कपड़ों, अपने जिस्मों को पूरी तरह ढांप के रखना चाहिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर भी कम हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज ज्यादा चलूँ कि बेशक टेम्परेचर कम हो रहा है और 16 डिग्री के बाद ये काफी हद तक कमी देखने में आएगी, लेकिन आज जो मच्छर आज पैदा हुआ है उसने 1 महीना जिंदा रहना है। ठीक है नहीं, और इसलिए हम कहते हैं कि बार बार
अपने घरों में पानी ना खड़ा होना दें, कम गमलों में, क्यारियों में गाड़ी बाइड होते हैं, फौरन खुश कर दें। तो पानी स्टैग्नेंट क्लीन वाटर गंदा पानी में भी हो सकता है, लेकिन इस क्लीन वाटर को खड़ा ना होना दें। आज जो मच्छर मतलब 16 अक्टूबर 16 नवंबर को पैदा होगा तो 16 दिसंबर तक उसकी लाइफ है। इसलिए ये कि मच्छर मारने वाला स्प्रे भी जरूर करें। और जहाँ भी अगर आपको महसूस होता है कि वैसे तो गवर्नमेंट अगर किसी घर से एक पेशेंट आता है हमारे पास और पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द 48 हाउसेज को हम आयरा स्प्रे करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बहुत एहतियात लोगों को करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से कर रहे थे। ये तो एक मसला है ही, साथ फ़ज़ाई आलूदगी का भी मसला है। लाहौर की हम बात करें तो आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें हमजा, जिस तरह से हम बाहर निकल रहे हैं और तो ऐसे लग रहा था जैसे कि फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं है। वो जिस तरह से हम माहिरीन से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं फॉग में जो अगर हम देखें पोल्यूशन ऐड होगी तो वो स्मोक होगी, और स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है और ख़तरनाक भी है। और ऐसे में फिर जो है एलर्जीज़ वगैरह भी हैं वो भी हो रही होती हैं, और इसमें भी एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपना जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, मास्क लगा के बाहर जाएँ ताकि आपकी जो सांस है उसमें मतलब ना जा सके इस तरह की जो मास्क तो आपने वैसे कोविड की वजह से लगाना है। लेकिन आज की सूरत हाल क्या है जानेंगे। सादिया निसा हमारे साथ मौजूद है। सादिया, आज बताइएगा लाहौर की फ़ज़ा कैसी है? आज भी टॉप किया लाहौर ने? आज बिल्कुल लाहौर की फ़ज़ा दिन ब दिन आलूदा होती जा रही है। अगर मैं गुज़िश्ता हफ्ते के मुतालिक आपको बताऊं तो गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 था, तब भी लाहौर पहला आलूदा तरीन शहर था। लेकिन अगर इस हफ्ते की कल की बात की जाए तो कल लाहौर जो था 270 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था, और आज सुबह के औकात में 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो फ़ज़ा जो है पहले नंबर पर तो हम हैं ही, पहले नंबर पर तो आलूदा शहर है, लेकिन साथ ही साथ देखा ये जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। और ये चूंकि 350 औसत है तो आपको अगर इलाकों के हिसाब से बताऊं तो अनारकली में सबसे ज्यादा सुबह के औकात में आज 499 था। इसी तरह जेल रोड के जो इतराफ था वहाँ 460 था, केनाल रोड के इतराफ था 435 था। तो ये लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 450 से ऊपर तक जा रहा है। गुलबर्ग में सुबह के औकात में बहुत ज्यादा स्मोक होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लाहौर के जो इलाके हैं फतेहगढ़, वो भी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इलाका करार दिया जाता है। लेकिन आपको बताऊं कि जैसे जैसे सूरज निकलता है थोड़ी सी ज़िंदगी रवा होती है तो थोड़ी सी इसमें बेहतरी आती है। लेकिन चूंकि अब ये दिन है, आगे सर्दियाँ हैं, बारिशें नहीं हो रही, बारिश होगी तो थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन बारिश देखा जाता है कि 2 दिन होती है, तो 2 से 3 दिन जो है वो फ़ज़ा थोड़ी बेहतर होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 125 तक चला जाता है। औसत उन्होंने हमें बताया कि 350 है आज। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, हमें आ नहीं थी आप। और जो गुंजानाबाद इलाके उन्होंने बताया जहाँ पर ट्रैफिक जरा ज्यादा होती है वहाँ पर देखें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वहाँ पर सूरत हाल ज्यादा खराब नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी है। खैर सुन, जो हमजा जो टॉप के एरियाज बताए उनमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और हम टॉप करें। एग्जैक्टली आप जेल रोड की बात कर लें या फिर आप गुलबर्ग की बात कर लें, आप देखें वहाँ पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे आलूदगी भी ज़्यादा है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी की कुछ बात करेंगे और टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज की नस्ल के नौजवान की बात करेंगे जो कि अपने बड़ों से कहीं ज़्यादा बाखबर भी हैं, मगर इसके बावजूद बेशतर तलबा और तालिबात जो वो ज़िंदगी के मकसद का तयन किए बगैर ही तमाम मुमकिन रास्तों को जहन में रखे बगैर पढ़े चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन का दिन चल रहे हैं और एडमिशन डेज हैं और बच्चे अब दाखिले लेना चाह रहे हैं, बच्चों ने नंबर लिए हुए हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर जाएं। और फिर हम क्या करते देखते हैं कि नंबर ले लिए, अब समझ ही नहीं आ रही किस साइड पे 3-4 ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ पर सारी दुनिया जाती है, इसलिए हमने भी यहाँ पर ही जाना है। ये वाला एक ट्रेंड है, हम उस ट्रेंड के हवाले से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं वो भी कोई बेहतर फैसला कर सकें, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी कुछ बेहतर फैसला कर सकें कि आपने किस तरह की फील्ड में जाना है। ये फैसला किन बुनियादों के ऊपर करना है, खुसूसी तौर पर इंटरमीडिएट के बाद। जब आप इंटर कर लेते हैं, आपने FSC की है, ICS किया, ICOM किया, सिंपल FA किया, आपने जो भी किया है, अब जो 4 साल डिग्री है वो कौन सी होनी चाहिए, बात करेंगे इसके ऊपर। करियर काउंसलर यूसुफ अलमास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूसुफ साहब। मामला ये है कि बच्चों ने इंटर कर लिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं जो तयन नहीं कर पा रहे कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। ये बुनियादी फैसला किन बुनियादों पर होना चाहिए? जी, आपने कहा ज़्यादा तादाद, मैं आपको बताता हूँ सर्वे के मुताबिक 73% स्टूडेंट ऐसे होते हैं FA FSC के कि जिनके पास कोई प्लान मौजूद ही नहीं होता सिरे से। ये बाकायदा सर्वे रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद
दूसरी चीज़ ये है कि जो उसके अलावा जो इनके पास कोई प्लान मौजूद है उनमें सिर्फ 5% हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा होते हैं, बाकी सब मेडिकल और इंजीनियरिंग की सोचे बैठे होते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप ये देखें कि हर साल 4.1 तकरीबन मिलियन स्टूडेंट जो है जो पास आउट हो रहा होता है या निकल रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो जा कहाँ रहा होता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ ये सामने आती है कि जनाब हमारे पास पाकिस्तान में ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी, हम किधर जाएं, बच्चों को किधर भेजें, फ़लाँ चीज़ क्या। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 630 BS प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। 630 प्रोग्राम जो हैं BS लेवल पे ऑफ़र हो रहे हैं और MS लेवल पे 660 के करीब प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, यानी इतनी बड़ी रेंज है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ होती है कि जी जॉब मार्केट, तो जॉब मार्केट भी सबकी ठीक मौजूद है, वो भी मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम कहाँ पर प्रॉब्लम है? दो। पहला प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी हम इतना बॉदर नहीं करते कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, सारी कोशिश करता हूँ, उसके लिए मैं 10 मिनट निकालूं और प्रॉपर बैठ के उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लूँ या किसी ऐसे फ़र्द के पास जाऊं जो उस फील्ड का माहिर हो। मतलब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई और प्रॉब्लम होता है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरो के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वो उन चीज़ों से वाकिफ़ होता है, वो हमें सही गाइड करता है। तो लिहाजा इन चीज़ों की बात। दूसरी चीज़ यह है कि हमें किस तरह करना चाहिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, मसलन हमारा ट्रेंड ये है कि अगर मैथ बहुत अच्छा है ना तो हम कहेंगे कि जनाब बच्चे को मैथ पढ़ा दें, बच्चे को जनाब मैनेजमेंट पढ़ा दें, बच्चे को जनाब इंजीनियरिंग में ले जाएं और बच्चे को CA करा दें। ये 4 फील्ड हमें मैथ के लिए हमें नज़र आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आता। अच्छा, अब बच्चा एक जो है वो इंडोर काम करने वाला है, वो बच्चा मतलब इंट्रोवर्ट है अगर बिलफर्ज, तो हम उसको कहें कि भाई आप इंजीनियरिंग कर लें, तो वो इंजीनियरिंग में उसके नंबर भी अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में दाखिला भी हो जाए तो वो इंजीनियरिंग में जाके कौन से तीर मार लेगा। हाँ, उसको अगर CA करवा देते तो वो बहुत अच्छा होता। इसी तरह एक क्रिएटिव बच्चा है, बहुत अच्छा बड़ा शार्प बच्चा है, उसको अगर आप ले जाके इंजीनियरिंग करवाएं या मैनेजमेंट कराएं, BBA करवाएं, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह जैसे आप माशाल्लाह दोनों जो हैं वो बात से बात निकाल रहे हैं और ख़ूबसूरत और आउटलुक, गुड आउटलुक लुकिंग के साथ आप यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं सारी चीज़, और यहाँ पे लाके एक ऐसे बंदे को कि जिसको बात से बात करना ना आती हो, जुमला बनाना ना आता हो, बात को उठाना ना आता हो, चीज़ को पकड़ना ना आता हो, अच्छा वो यहाँ पे स्क्रीन पे बैठ के क्या काम करेगा? ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाना है, उसमें हर ज़रूरत के मुताबिक उसने इंसानों को पैदा किया है। हमें उन चीज़ों को तलाश करके उसके मुताबिक, अगर कोई टेक्निकल साइड का बच्चा है तो उसको ज़रूर टेक्निकल में भेजना चाहिए, अगर कोई बच्चा जो है वो मैनेजमेंट साइड का है तो उसको ज़रूर मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है वो आपकी तरह एक एंकरिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन सर ये तायुन कैसे होगा कि ये बच्चा मैनेजमेंट साइड का बच्चा है? क्यों खामखा पे इधर बिठाते हैं? सर यूसुफ साहब, ये तायुन कैसे होगा कि ये बच्चा मैनेजमेंट का बच्चा है, ये बच्चा CA कर सकता है, इस बच्चे को एग्रीकल्चर साइंसेज में जाना चाहिए, या कोई भी हो, ये बच्चा आर्ट की तरफ ज़्यादा बेहतर चला जाएगा? ये बुनियादी फैसला कैसे करना है, यही तो मुश्किल है। गाइडलाइन कैसे लेनी? हाँ, ये बुनियादी फैसले के लिए अल्लाह ताला, मैं बताता हूँ, इसके लिए 3 बुनियादी बातें होती हैं कि जिसको सामने रखना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने ट्रेड्स रखे, मतलब बाप बेटे के डिफरेंट होंगे, भाई बहन के डिफरेंट होंगे, तो ये उसके सबसे पहले हमें उसके ट्रेड्स को देखना होगा। मसलन एक बच्चा है वो मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, एक बच्चा है वो बहुत ही मतलब थ्रिलिंग है, बहुत ही आगे बाहर इधर उधर भागने, दोस्तों के साथ रहने वाला, काम करने वाला, सोसाइटी के अंदर मतलब पेनिट्रेट करने वाला है। अब वो बच्चे को अगर आप मैनेजमेंट में लेके जाएंगे, बिजनेस में लेके जाएंगे, तो बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाएगा। लेकिन वही बच्चे को अगर आप CA में ले जाएंगे और उसको कहेंगे तो वो उसको तो जनाब CEO और CFO कहेगा कि अच्छा भाई फलां रसीद कहाँ है और फलां वोचर कहाँ है। तो ना बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, जो कि एक ऐसी इजाद है जिसकी अफादियत और नुकसानात दोनों ही हैं। यूं कहना बेहतर होगा कि ये दो धारी तलवार है और आज के दौर में सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुकम्मल लगता है। अच्छा, लेकिन एक हकीकत इकरा ये भी है कि दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत से नालां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते चले जा रहे हैं। फ्रांस में एक रिसर्च और कंसल्टेंसी कंपनी है इप्सॉस, उसने अपने ताज़ा तरीन सर्वे में बताया कि तमाम ममालिक के 84% अफराद सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं और ये इत्तेफाक करते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को ज़्यादा इख्तियारात और ताकत दे दी गई है। बिल्कुल, 2019 से 2021 के दरमियान सोशल मीडिया कंपनीज की मुखालिफत में इजाफा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालिफत जो है वो चीन में देखी गई थी, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद समझती है कि समाजी राब्तों की जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी ताकत में जो है एक अरसे के दौरान जो है वो 67 से 83% इजाफा भी हुआ है। और सोशल मीडिया साइट्स पर तनकीद करने वाले लोगों की 84% तादाद अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया जा रहा है कि गलत होने और प्राइवेसी को पहुँचने वाले नुकसान से भी परेशान है। बिल्कुल, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया वेबसाइट गलत भी हैं और हमारी प्राइवेसी जो है उसके लिए भी नुकसानदेह है। लोगों की एक बड़ी तादाद समझती है कि टेक्नोलॉजी बेहतर होने और उसके फैलाव के नतीजे में उनकी प्राइवेसी जो है मज़ीद मुतासिर भी होगी जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा। तो इस पर हमने बात करनी है पिलडॉट के अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हम सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे हमने अकाउंट्स बना रखे हैं, लेकिन 84% अफराद अगर पूरी दुनिया में ये समझते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों के जहनों में ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, इतनी मनफी राय लोग क्यों रखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखेंगे, बुनियादी तौर पर लव हेट रिलेशनशिप है। आप किसी चीज को बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन आप उससे गुरेज नहीं कर सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो इतनी अहम है और इतनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि कोरोना के बाद कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से मनफी आरा में इजाफा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि कवानीन जो है वो मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, या फिर नहीं जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए? और लोग कहते हैं कि उनकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो रही होती है, इस तरह की उनको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मतलब रिसीव हो रही होती है। बुनियादी तौर पर लोग अदम एतमाद है लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी बड़ी वजह यह है, और प्राइवेसी के मामले में कंसर्न भी बड़े हैं। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के यूजर्स का डेटा शेयर करना शुरू कर दिया है, या यूं कहिए कि बेचना शुरू कर दिया है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपने मकासद के लिए, तिजारती मकासद के लिए खुद से इस्तेमाल करते हैं और अपनी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो उससे लोगों की जिंदगी का कोई भी पहलू जो है वो प्राइवेट रहा, मैं क्या खरीदता हूँ, मैंने कौन सा जूता खरीदा है, कौन सा लिबास खरीदा है, ये सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से उन डेटा माइनर्स के पास चली जाती हैं, उन कंपनी के पास चली जाती हैं। फिर बाज़ दफ़ा तो उसका इस्तेमाल वो लेजिटिमेट करते हैं और कई दफ़ा इलेजिटिमेट करते हैं। तो ये जो खबरें इस दौरान में निकली हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत खौफ भी पैदा हुआ है। अगरचे वो सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो इसे हेट भी करते हैं और फिर इसके ऊपर भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी ज़रा बताइएगा, चीन की बात कर लें। चीन में सबसे ज़्यादा मनफी राहें पाई जाती है, चीन में कोई ख़ास बात है? देखिए, चीन में एक तो मालूमात पहुंचने के जो जराए हैं वो हुकूमत ने चैनलाइज कर दिए हैं, यानी वो मगरिब से, जिस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें हर मुल्क, दुनिया के मुल्क से मालूमात की रसाई हम तक हो जाती है और हम उन तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के वो प्लेटफॉर्म्स जो मगरबी दुनिया के हैं उनके बजाय अपने प्लेटफॉर्म्स बना लिए। तो इसलिए उन तक मालूमात जो हैं वो मोस्टली कंट्रोल्ड, कहना चाहिए, जराए से पहुँचती हैं। इसलिए उनकी एक मेरे ख्याल में मिसट्रस्ट की वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि वो ओपन नहीं है पूरी तरह से, ये शायद वो उसके बारे में ये समझते हैं कि ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक महदूद तरीके से, एक खास तरीके से फिल्टर होकर उन पास आता है। बिल्कुल, लेकिन आप समझते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए इन सोशल मीडिया पे, खास तौर पे जिस तरह से यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, बाकी जगहों पे हम देखिए चीन में कंट्रोल्ड है, तो ये सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है, या फिर नहीं होना चाहिए ऐसे? मेरे ख्याल में उस तरह से तो नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी अखबार है और हमारे अपना सिस्टम है। जिस तरह हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि
अखबारों या टेलीविजन के ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई किया जाना चाहिए, किया जाता है बाज़ औक़ात, वो होना चाहिए। और अच्छा। उसकी बजाय मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि ये जो कवानीन है जिससे आपकी कोई हद तक इज्जत हुई हो, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सके, उन कवानीन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उनके ऊपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को एफिशिएंट करना चाहिए, ताकि लोग अगर कोई ज्यादती हो तो फौरी तौर पे उसका अजाला कर सके। लेकिन पाबंदियां इसका हल नहीं। ठीक है, पाबंदियाँ हल नहीं है। सर ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया एजुकेशन की भी ज़रूरत है कि हमें अब लोगों को, अपने बच्चों को, इवन बुज़ुर्ग अफराद को भी समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि क्या किए जा रहे हैं, ना किसी ने कुछ सिखाया है। अपने तौर पर जो चीज़ सामने आती है या जो हम करना चाहते हैं, जिधर अकाउंट बनाना चाहते हैं, बनाते चले जाते हैं। ये असल में सेल्फ लर्निंग का एक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि लर्निंग के लिए तो ये बहुत ही अहम एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आपको मालूमात पलक झपकते में आपको दुनिया भर की मालूमात मिल जाती है। सही। लेकिन ये जानने के लिए कि कौन सा सोर्स रिलायबल है, कौन सा अनरिलायबल है, कौन सा प्रोपेगेंडा है, तो ये सारी बातें आपको तजुर्बे से पता चलती है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में अंदर आप देखेंगे ये सोर्सेज को आप डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी बातें गलत साबित होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा। और ये जो जिस तरह आप होता है ना कि आप एक चीज खरीदने जाते हैं बाजार में, तो फिर आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है, मुझे आइंदा यहाँ नहीं आना, आप दोस्तों को बताते हैं तो बहुत तेजी से लोगों तक फैल जाती है तो गलत चीज होती है। तो ये इसी तरह से है कि ये इवॉल्व होगा और लोग उसको समझ लेंगे, लेकिन उसको यूज करेंगे तो जब ही आपको पता चलेगा। यूज किए बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज मायारी है और क्या गैर मायारी। ठीक है, मुशाहिदे से ही इल्म होगा और तजुर्बे से ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सबसे मेरे से आप बात कर रहे थे और देखना यही है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा से ये बहस रही है, मोबाइल से रहे हैं, साइंसी तरक्की रहमत नहीं जहमत है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हमें पता है कि हमारी चीज़ें लीक हो रही हैं, चीज़ें कम डालें भाई। हाँ, अपने आप को कंट्रोल करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को लग रहे होते हैं, प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, तो आप अपनी प्राइवेसी ना इतनी ज़्यादा पुट करें उसके ऊपर। और ख़ास तौर पर हमने जैसे साइंसी तुमने बात की, इस तरह से जो कुछ चीज़ें जो अगर टेक्नोलॉजी भी है उसके बहुत सारे अच्छे भी इस्तेमाल हैं, और जिस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो भी हो रहे थे। तो हम अपने क्यों ना पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएं, हम उसकी तरफ क्यों नहीं रहते। हम अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, हम दूसरों के ऊपर या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ कवानीन ज़रूरी हैं कि लोगों को पता हो कि रेमेडी मौजूद है। हम कोई मसला हो जाएगा तो कहीं पे जाके हमें इंसाफ भी मिल पाएगा। खैर, महंगाई कम कैसे होगी या महंगाई ज़्यादा है या नहीं है, किन लोगों की इनकम ज़्यादा है, किन लोगों की इनकम कम है, इनकम बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है, सारा फार्मूला फवाद चौधरी साहब ने बताया। असल जो महंगाई का मुकाबला है वो सिर्फ यही, आप आमदनी में इजाफा करें। अब भी हम सुनते हैं, वो कहते हैं जी आप महंगाई है लेकिन आप देखें ना आपकी आमदनी कम है। तो आपकी आमदनी कम है तो तेल की आलमी कीमत इसलिए तो कम नहीं हो जानी कि पाकिस्तान में चूंकि आमदनी कम है तो इसलिए तेल की कीमत कम कर दें या गैस की कीमत कम कर दें। असल में आपको आमदनी ही बढ़ानी पड़नी है। और अब भी आप देखिए कि जो 1100 अरब रुपए की आमदनी का इजाफा हुआ है किसानों की और हमारी जो रूरल इकॉनमी है उसमें, उससे आप देखते हैं कि शहरों में जो आवाज़ है महंगाई की वो ज़्यादा है, लेकिन गांव में महंगाई की आवाज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो आमदनियों में इजाफा हुआ। अच्छा, ये बेहतरीन फार्मूला बताया, लेकिन आमदनी बढ़ाएगा कौन ये नहीं पता है। पीडीएम बढ़ाएगी आमदनी, क्योंकि ये तो पीडीएम की जिम्मेदारी है कि लोगों की मुल्क के बासियों की आमदनी को बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है देहात में कोई इतने बेहतर हालात नहीं है, वो बेचारे वैसे ही सिर्फ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे लग्जरी तो पहले इस्तेमाल नहीं हो रही होती, मजीद वो बेचारे कम करते चले। बिल्कुल ऐसी है, उनके पास वो इस तरह की होती नहीं है चीज़ें, उनकी ज़रूरियात इस तरह की नहीं होती, तो जो वो अर्न कर रहे होते हैं वो उनमें पूरी हो जाती है। खैर, आमदनी बढ़ाएं जी, सब अपनी अपनी आमदनी बढ़ाएं, अगर बढ़ सकती है। 15 ब्रेक लेके आते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कितनी आमदनी बढ़ी है आपकी। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात जो हैं वो कराची के बेशुमार मसाइल में से एक हैं। और कराची में गुज़श्ता चंद सालों में खौफनाक तब्दीलियाँ भी आई हैं। शहर को बग़ैर किसी मास्टर प्लान के बुलंदो बाला इमारतों का जंगल बनाया गया। ये सब कुछ सिंध सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, मगर
कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इवन कोई रुकावट ही नहीं डाली गई। बिल्कुल, लेकिन अब हमजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात को गिराने का काम शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर को गिराने के बाद अब रेलवे अराजी पर तामीर का सिरुल मंजिला इमारत को भी गैर कानूनी करार दिया। और यही नहीं, अदालत उस्मा ने मुतल्लिका इदारों से शहर भर के तजावुज़ात के बारे में तफसील भी तलब कर लिया। अच्छा, अलमिया तो यह है कि तजावुज़ात का सिलसिला चाहे मुस्तकिल हो, आर्जी हो, इसमें सरकारी अहलकार हमेशा मुलव्वस नजर आए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तजावुज़ के हवाले से तहकीक करा के उन हज़रात को तो कटहरे में लाया गया हो जो उसके असल जिम्मेदार हैं, चाहे उनकी गफलत हो या उन्होंने रिश्वत लेकर ये काम कर दिया हो। जब तक हम मसले की जड़ी नहीं भाई ख़त्म कर रहे हैं, उसे काटा नहीं जा रहा है, तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? बिल्कुल, ये सिलसिला नहीं रुक सकता। उधर अगर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने कराची में अकबर रोड पर कायम 4 मंजिला रिहायशी इमारत मक्का टेरेस के मकीनों को 15 दिन की मोहलत दे दी है। ये सूरत हाल है अब वहाँ पर कराची में। सूरत हाल है क्या और कौन सी इमारतें हैं जिनको करने का कहा जा रहा है, गिराने के अहकामात हैं, और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या शराज से जानेंगे। जी शराज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शराज बताइएगा, 15 दिन की मोहलत भी दे दी गई और अब रिहायशी भी कह रहे हैं कि चले हम छोड़ जाते हैं, कनेक्शंस भी साथ ही काट दिए जाते हैं। नस्ला टावर के मामले में हमने देखा था, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, रिहायशी क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त अहकामात भी जो हैं वो देखने को हमें मिले, जिसमें नस्ला टावर को गिराने के हवाले से अहकामात सामने आए, जिसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है और इस हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया गया था कि कौन जो है इसको महफूज तरीके से गिरा सकता है और इस हवाले से 4 कंपनियों की सिफारिशात मंजूर भी कर ली गई हैं और इस पर गौर किया जा रहा है और कुछ अरसे बाद ये बाकायदा तौर पर नस्ला टावर को गिराने का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैस और पानी, बिजली के कनेक्शन भी यहाँ से मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि नस्ला टावर के अलावा रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का जो है हुक्म दे दिया गया है और इस हवाले से 1 माह का वक्त दिया गया है बिल्डर्स को भी। इसके अलावा मक्का टेरेस को गिराने का भी अहकामात जारी किए गए थे और इसी हवाले से कल SBCA की टीम जो है वो गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए वहाँ पहुँची थी, ताहम जो मकीन है उनकी जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इस वजह से SBCA हुकाम को जो है कार्रवाई रोकनी पड़ी, जिसके बाद तवील मुज़ाकरात हुए और 15 दिन का जो टाइम है वो दिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट की जानिब से भी सख्त अहकामात सामने आए हैं कि जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं और SBCA को कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शराज अहमद, आप हमें इस तमाम से अपडेट कर रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे सीनियर डायरेक्टर इंडियन इंक्रोचमेंट सेल कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बशीर सिद्दीकी साहब। जिस तरह से शराज अहमद हमारे रिपोर्टर भी बताए थे कि कराची की जो अकबर रोड पर वाक़ मक्का टेरेस है उसकी मकीन जो है पहले उन्होंने थोड़ा सा किया बाद में, लेकिन पुलिस और SBCA के जो है उस साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए। आप समझते हैं कि SBCA और जो पुलिस है मकीनों को 15 दिन की जब मोहलत दी है तो शहरी इंतजामिया की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिकमत अमली दुरुस्त है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं और जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में, इससे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि चीफ जस्टिस साहब का ये CP9 में बहुत खूबसूरत किस्म का ऑर्डर है, कराची को खूबसूरत बनाने का ऑर्डर। और अगर आप देखेंगे तो ये माजी, हाल और मुस्तकबिल का ऑर्डर है। माजी में जो गलतियां की गई हैं इस कराची शहर के अंदर उसको ख़त्म करने का ऑर्डर है और हाल में इसको रोकने का है और मुस्तकबिल में ये गलतियां दोबारा ना हो। तो इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। जो मक्का टावर है उसमें ऑलरेडी मकीन मौजूद थे और जब वहाँ पर टीम गई वहाँ पर डिमोलिश के लिए तो उन्होंने अब टीम, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि जब जहाँ पर कोई आबाद हो तो उसको 15 से 1 मंथ का टाइम दे के और खाली करा के, ताकि ह्यूमन राइट्स के भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि ऐसा भी ना हो कि जिससे आवाम ज़्यादा मुतासिर हो। तो बिल्कुल उनको टाइम दिया गया है 15 से 20 दिन और 15 से 20 दिन के बाद उसकी मुकम्मल तौर पे मक्का टावर जो है वो नाजायज़ नहीं है, उसकी 45 गज जो जगह है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, अभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं सामना करना पड़ रहा है उनका? पहले तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे, लेकिन अब अदालत चूँकि आप लोगों के साथ है, अदालत का फैसला आ चुका हुआ है, तो कुछ आसानी हुई होगी, पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि तमाम इदारों के हाथ खुल चुके। तमाम जो कब्ज़ा माफिया है वो जिस अम्ब्रेला के नीचे आते थे
कोर्ट का अम्ब्रेला लेते थे, पॉलिटिकल अम्ब्रेला लेते थे और दूसरे अम्ब्रेला लेते थे, वो सब उनका चीफ जस्टिस साहब ने अम्ब्रेला जस्ट लाइक फाड़ दिया है, अम्ब्रेला को तबाह कर दिया है। और उनकी इस ऑर्डर ने उनकी कमर पे जो है छुरा घोंपा है कब्जा माफिया के। तमाम इदारे क्योंकि हाथ खोल गए हैं, अब कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, नस्ला टावर के बारे में मैं इस कमेटी का रुकन हूँ, नस्ला टावर की उसके लिए भी जो है जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब के, वो कंट्रोल डिवाइस के साथ, मॉडर्न डिवाइस के साथ इसको करने के ऑर्डर्स हैं, जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन 4 लोगों ने रब्ता किया, जिसमें से पहले भी हाईलाइट किया कि जो माजी की गलतियां हैं उनको मतलब अब वो जो है ये ऑर्डर्स के बाद वो उनको सुधारा जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि जो इसमें गलतियों में नुकसान आवाम का हुआ है, जो लोग इसमें रह रहे थे उन लोगों का नुकसान हो, इनका इजाला कौन करेगा? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जिन्होंने गलतियां की हैं, आप नहीं समझते कि उनके ऊपर भी पकड़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा बहुत बाज़ दफ़ा और बाज़ जगह पे हो भी रहा है। जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तकरीबन 3 से 4 अफराद नैब ने अरेस्ट किए हुए हैं, और इसी तरह KDA के, मैं दूसरे महकमों के नाम नहीं, उनके भी कुछ रेवेन्यू केस, तमाम के लोगों, डिपार्टमेंट के लोगों को नैब ने अरेस्ट कर लिया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अच्छा, ये 40-45 साल की गलतियां हैं इस कराची शहर में। ज़्यादातर ऑफिसर या तो मर चुके हैं या जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। मेजोरिटी जो 2-4 थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। देखें, आपने दूसरी बात की कि उनको मतबादिल जगह या उनको नेमुल बदल उनके लिए क्या रखा है, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। जो हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहा है कि आप इनको जो है 2 साल के अंदर जो है 80 गज के प्लॉट बना के और बेहतरीन लोकेशन पे वो अलॉटिंग हमने देनी शुरू कर दी है। 90,000 रुपये का चेक, 6 महीने का 15,000 रुपये महीने का किराया वो हम देते जा रहे हैं। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने भी उनके लिए अनाउंस किया है, जो पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उनको सबसे पहले उसमें तरजीह दी जाएगी। ठीक है, इजाला हुकूमत ने ही करना है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और हम बात कुछ करते हैं, अब सेमीफाइनल की बात हो रही है। हम नीचे तो बात ही नहीं करते ना, हम तो सेमीफाइनल और फाइनल की सिर्फ बात कर रहे होते हैं। हम ऐसी टीम तो है नहीं कि हम स्कॉटलैंड के साथ मैच की तो बात करेंगे क्या बात करें ना, बिल्कुल हम ग्रुप मैचेस की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल हम अब सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहे होंगे। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमजा हमेशा टीम्स को इजी भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी लेना नहीं चाहिए। बेशक स्कॉटलैंड है, लेकिन हमें जो है ना टाइम टफ दे सकती हैं कोई ऐसी टीम्स भी। हम लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का अब जब सेमीफाइनल हो रहा होगा तो वो अब देखना होगा कि इसका अगला जो मुकाबला है वो 7 नवंबर को स्कॉटलैंड के साथ है। इसके बाद लेकिन सेमीफाइनल से पहले स्कॉटलैंड के साथ है, पहले मैच है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता है तो फिर, और न्यूजीलैंड जीत जाती है टीम, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीत जाती है अफगानिस्तान से, तो फिर रन रेट पे आ जाएगा कि टॉप कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों 4-4 मैचेस जीते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, वैसे रन रेट की बात अगर हमसे तुम करें तो न्यूजीलैंड की मैं चाह रही हूँ कि न्यूजीलैंड अब रन रेट जो है ना वो सही से जीत जाए, क्योंकि हमने इंडिया को नहीं अब आगे आने देना किसी सूरत भी। हाँ, वो तो जीतना जरूरी है, लेकिन अगर पाकिस्तान स्कॉटलैंड से जीता तो पाकिस्तान 5 मैचेस जीत के टॉप कर रहा होगा ना, तो पाकिस्तान फिर नहीं होगा, और फिर इंग्लैंड से मुकाबला भी नहीं हो रहा होगा। दूसरा मामला ये है आपका कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं टॉप करके, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए जा रहे हैं? कुछ हालात ऑस्ट्रेलिया के हक में ज्यादा नजर आ रहे हैं। दोनों 6-6 पॉइंट्स के साथ जो हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर है। रन रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बेहतर बिल्कुल। है। अच्छा, दूसरी जानिब हम अगर हमसे बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। ये बड़ी अच्छी खबर है। और वेस्ट इंडियन टीम जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें 3 T20 मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। तमाम मैचेस जो हैं वो 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में ही होंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, खास तौर पर तैयार एंजॉय करेंगे दिसंबर में। वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसे कल जो है श्रीलंका से भी हार गई है, और उनका कुछ सफर अच्छा नहीं जा रहा। एक था कि बहुत बुरे तरीके से हारे वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो, और आते साथ ही आउट होते जा रहे थे, तो वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। खैर, हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे। लेजेंड क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर सुहेल साहब, कौमी टीम का अगला मैच 7 नवंबर को स्कॉटलैंड से है। वैसे तो इस मैच को पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन क्या कौमी टीम को पूरी क़ुव्वत के साथ आप समझते हैं कि इस मैच में भी उतरना चाहिए, या फिर सेमीफाइनल के लिए आप समझते हैं कि नहीं, कुछ खिलाड़ी जो उनको रेस्ट दे देना चाहिए? मैं समझता हूँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपने जाना है, और 7 को आपका मैच है। आपको 8 को भी रेस्ट का मौका मिलेगा, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 9 को भी मिलेगा,
सो मैं समझता हूँ अब मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। हाँ, अगर कोई प्लेयर जो है वो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चल रहा, उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के इस मैच में आप उसकी रिहर्सल करवाएं कि आपने अपने प्लान्स किस तरह। जी आमिर भाई, अगर करें तो हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान ये ग्रुप, अपना ग्रुप जो है वो तो टॉप कर रहा होगा, तो फिर उधर से दूसरे नंबर पर जो टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, कोई भी एक हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल हरीफ इन दोनों में से कौन हो सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका वही कंटेंशन में है, क्योंकि इंग्लैंड तो अपनी पोजीशन जो है नंबर 1 किए बैठा है, और ऑब्वियसली वो हमारे ग्रुप से नंबर 2 जो टीम होगी उसके साथ सेमीफाइनल खेलेगा। सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों की टीमें बहुत अच्छी हैं। साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को ये मिल सकता है कि उनका अभी तक जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स नहीं किए। अभी भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं, स्पेशली डी कॉक उनके जो डेंजरस प्लेयर हैं, अभी तक उनका बल्ला जो है वो चुप किया हुआ है। सो उनको अपने बैटिंग लाइनअप में और जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए हालांकि टीम अच्छी है, साउथ अफ्रीका की ख़तरनाक टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा सेमीफाइनल जो है वो दुबई में हो, क्योंकि दुबई में होगा तो पाकिस्तान वहाँ पे फेवरेट होगी, लेकिन पाकिस्तान को मेहनत करना होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मोमेंटम गेन कर रही है। और अगर अबू धाबी में मैच होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उन कंडीशंस में जो है फेवरेट होगी, और टॉस भी बड़ा वाइटल होगा इन मैचेस में। बिल्कुल, ऐसी शक भी करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत के करे बगैर जो है वो हमारी टीम आगे जा भी नहीं सकती है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, फ़खर ज़मान की बात करते हैं। मेगा इवेंट में अपना कोई ख़ास जादू नहीं इस टाइम तक वो जगा सकें, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, बड़े मैच में उनसे उम्दा परफॉर्मेंस की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी? क्योंकि जिस तरह से हम अगर 17 की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो भारत के खिलाफ जो उनकी इनिंग्स थी, क्या शानदार इनिंग्स थी, सबको याद होंगी। देखिए, फ़खर ज़मान इस तरह के प्लेयर हैं कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलते ज़रूर हैं। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो एक आधे मैच में जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते ज़रूर हैं। हाँ, पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है 2 माइंड्स में खेलते रहे, लेकिन फॉर्म उनकी कोई बुरी नहीं है। बल्ले पे गेंद आया, हमने देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने छक्का भी मारा, नबी को 1-2 स्ट्रोक्स जो उन्होंने मारे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर हमारा अबू धाबी जिस तरह की अभी पिचेस बन रही हैं अबू धाबी में, तो फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं। आमिर भी, अगर पेसर्स की बात करें, हमारा कॉम्बिनेशन हसन अली का है, साथ शाहीन अफरीदी हैं और हारिस रऊफ़ है, हमारे पास यही कॉम्बिनेशन है 3 का। बाकी 2 तो बेहतर रहे, हसन अली थोड़े से ठीक नहीं रहे, अब कुछ रिदम में आ रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशन में तब्दीली करनी चाहिए। तब्दीली इस सेंस में कि क्या नया बॉल किसी फास्ट बॉलर दूसरे को भी दे देना चाहिए शाहीन अफरीदी के अलावा? देखिए, बिल्कुल सलाहियत रखता है, और जिस तरह शाहीन अफरीदी नया बॉल कर रहे हैं और जिस तरह वो गेंद को स्विंग कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेके आ रहा है। अब होता यह है कि जो टीमें प्लान कर रही हैं शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़, ये है कि इनको हमने एहतियात से खेलना है और दूसरे बॉलर्स के ऊपर अटैक करना है। और ये दूसरे बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है कि जब आपको पता हो कि अटैक मेरे पे होगा, और अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं उस दिन, तो आपको विकेट लेने के चांस होते हैं। सो आई थिंक अगर ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें, बैट्समैनों के जेन को पढ़ के, ऑपोजिशन के जेन को पढ़ के बॉल करें विकेट के मुताबिक, तो काम करते रहेंगे ये ठीक। अच्छा आमिर, हम जरा अपने ओपनिंग पेयर की भी बात करते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ी फॉर्म में है, और उनकी जो कारकर्दगी का सिलसिला अगर आप समझते हैं कि यूं ही जारी रहता है तो हम जो है ये जो वर्ल्ड कप है वो जीत के ही वापस आएंगे। देखिए, वो सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम सिर्फ 2 बंदों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। सारी टीम को जो है कई दफ़ा सेटबैक भी हो जाता है, कभी किसी से रन्स नहीं होते, तो सारी टीम को इस बड़े जो एक प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा जो ये इनको मौका मिल रहा है, इसमें सारे प्लेयरों को जो है वो डिटर्मिन होना चाहिए कि अगर कोई और नहीं करता तो मैं करके दिखाऊंगा। सारी टीम अच्छा करेगी तो हम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीतेंगे। परफॉर्म तो करना। आमिर भी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ ने कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान टीम भेज रहे हैं और टीम आ रही होगी वेस्ट इंडीज़ की। क्या आप समझते हैं कि इस दौरे का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा? दूसरी जो गैर मुल्की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी फैसला करना है, उनके सिक्योरिटी खदशात दूर हो सकेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है मैं समझता हूँ पीसीबी ने बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने जा रही है इस वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद
श्रीलंका वहाँ पे इनका 2 या 3 दिसंबर को ख़त्म होना है, 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, वहाँ से इन्होंने वापस जाना था, तो रास्ते में पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, आप अपना क्लेम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे जब वेस्ट इंडीज़ के मैचेस होंगे पाकिस्तान में, और जो है बिल्कुल अच्छी तरह क्रिकेट होगी। शायकीन भी अगर मैच देखने आएंगे तो आप अपना केस जो है उसको बिल्ड कर सकते हो। इशू कोई नहीं था, वो डर के चले गए। बाकी पाकिस्तान तो एक सेफ़ जगह है। सो अब उसके बाद आप जो है और ज़्यादा जो है जो टीमें रिलक्टेंट होंगी पाकिस्तान आने में, उनके खिलाफ आपका केस बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। ठीक है आमिर भी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी हमारी ज़्यादा नज़रें अपने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच है उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के ऊपर ज़्यादा। सेमीफाइनल तो इंशाल्लाह हमने खेलना है और अच्छा परफॉर्म करके जीतेंगे भी, लेकिन उस मैच पे बहुत ज़्यादा नज़रें और भारत की भी उस पर ही नज़रें। हाँ जी, वैसे भारत की भी उस पर नज़रें। खैर अब देखेंगे आगे आगे मैचेस हो रहे तो क्या बनता है इंशाल्लाह। हम तो सेमीफाइनल वैसे भी हम चले गए, हम तो क्वालिफाई करेंगे, आगे हम लोग इंशाल्लाह फाइनल में भी जाएंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए 120 अरब रुपए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसका 13 करोड़ शहरियों या 2 करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान करदा पैकेज से आवाम को 6 माह तक घी, आटा, दाल, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनमें रियायत मिलेगी। अच्छा, आवाम क्या इसके बारे में राय रखते हैं? वो आपको राय सुनाते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खाने पीने की चीज़ें जो है हर चीज़ महंगी हो रही है, और कह रहे कि पेट्रोल है तो वो भी महंगा कर दिया। अब खाएंगे पीएंगे कहाँ से? नौकरियों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं रही, तनख्वाह तो वही की हुई है। पहले भी जितने रिलीफ पैकेज हैं उनमें से अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, हालात इतने लोगों के सही नहीं है, मार्केट का काम भी डाउन है। नहीं, माशी मसाइल तो मुश्किल है कि हल हो जाएंगे। अब लेकिन इनके पास हल है कि अगर महंगाई है तो कम खाओ, समझे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अल्लाह ने कामयाबी करे। गरीब से गरीब पर होता जा रहा है। असल माशी मसाइल तब हल होंगे जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। महंगाई का तनासुब बिल्कुल यानी कि अपनी हदें पार कर चुका है। गरीब आदमी का तो अब बहुत बड़ा मायूस कन सा मामला हो गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो पेट्रोल बढ़ेगा, वो पेट्रोल की मद में चला जाएगा। हर चीज़ महंगाई में लोग गरीब बिल्कुल ज़्यादा। खुदाया आपको अपील की जाती है कि गरीब का रहम करें। 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर किसी गरीब को रिलीफ दिया? मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये बगान दी, ये बिल्डिंग बना ली, मैंने रोड बना ली, क्या बनाया किसी का? आज तक एक गली की नाली भी नहीं बनी है। खान साहब से अब तो तवक्को रखना ही फजूल है। खान साहब जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ें बाजार से गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। ये अवामी राय आपने सुनी, और इस रिलीफ पैकेज के ऊपर जो अब तनकीद हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी कि रिलीफ पैकेज है 120 अरब रुपए का, और रिलीफ जो दिया जाएगा वो 13 करोड़ अफराद को दिया जाएगा। और अगर हम 6 महीने के लिए दिया जाएगा, और 6 महीने के लिए दिया जाएगा, तो एक बंदे को जो रिलीफ 6 महीने के लिए मिल रहा है वो है 923 रुपए। और अगर हम महीने की बात कर लें तो एक महीने में फी बंदा जो रिलीफ मिल रहा है इस पैकेज के तहत वो 154 रुपए है जी। और रोज़ाना की बात कर लें तो रोज़ाना 5 रुपए जो है रिलीफ मिल रहा है 13 करोड़ लोगों को। ये तनकीद इस वक्त हो रही है, क्या इस पैकेज को इस तरह से देखना चाहिए डिवीजन करके कि जी कि एक बंदे को 5 रुपए मिल रहे हैं रोज़ाना के? ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। DG NCHT हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ह्यूमन डेवलपमेंट का सर मामला है और रिलीफ पैकेज एक आया है और उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। क्या जो अब डिवीजन की जा रही है कि जी कि एक बंदे को रोज़ाना के 5 रुपए रिलीफ मिल रहे हैं, अगर 13 करोड़ को देख लिया जाए, क्या पैकेजेस को ऐसे देखना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। बात ये है कि रिलीफ पैकेज जो है वो गरीब आदमी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हकीकत बात ये है कि इस तरह के रिलीफ पैकेज मिलने के बाद हमें देखना ये है कि जैसे आपने आवाम की राय सुनाई है, जैसे आम लोगों की राय सुनाई है, तो उसका इम्पेक्ट कितना है। जितनी महंगाई हो रही है, जितनी महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने लोगों की जान ले ली हुई है, तो ये रिलीफ पैकेजेस कितना कोई रिलीफ आवाम को दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और दूसरा ये है कि इसमें देखें, लोगों को एनेबलमेंट करनी थी, लोगों के लिए कोई मईशत की बेहतरी करनी थी, असल में तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी और कोई बिजनेस और सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाना था, जिसके थ्रू लोगों को ये रोजगार मुहैया होता, लोग जो है ना इस काबिल होते कि वो इसको प्रॉपर तरीके से अपनी यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ा सकते और बेहतर कर सकते। ये रिलीफ पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स बहुत अच्छे हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम
कर्जे लेके वर्ल्ड बैंक से और ADB से दूसरों से जिस पे हम इंटरेस्ट भी दे रहे होते हैं, इस तरह के कोई पैकेजेस देते हैं तो उन पैकेजेस पे हमारा तो मईशत बजाय बढ़ने के, लोगों की हालत बेहतर होने के, लोगों के हालात तो और ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि हम तो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ख़तरा ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 120 बिलियन का एक पैकेज दे दिया है 13 करोड़ अवाम के लिए, 22 करोड़ अवाम, 9 करोड़ और रह गए तो उसके लिए भी पैकेज फिर देना चाहिए। तो ये तो एक बड़ा एक सवालिया निशान पैदा करता है जी। इसको देखना चाहिए कि हमें असल में मईशत को ठीक करना है और हमने इन्फ्लेशन को और महंगाई को रोकना है। आपने मईशत की बात की है, इस तरह के जो रिलीफ पैकेजेस जब आ रहे होते हैं तो फिर इसके मईशत पर असरात क्या पड़ रहे होते हैं, जरा हमें वो भी बताइएगा। देखिए जी, मईशत तो जो इस तरह के पैकेजेस आ रहे होते हैं, गरीब आदमी को ठीक है, एक जो है ना सोशल सेफ्टी इंडेक्स देना ज़रूरी है, मैंने जैसे पहले भी कहा है। लेकिन बात यह है कि हम कर्जे ले लेकर जब मईशत को ठीक करने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो उससे अवाम को वो वाला फ़ायदा नहीं हो रहा होता जिससे मईशत जो है वो बढ़ती है। देखिए आपने कोई स्पेशल इकनॉमिक जोन पैदा करने थे, आपने लॉन्ग टर्म, आपने कोई विजन देना था, आपने 20-30 साल का एक डॉक्यूमेंट बनाना था, प्लानिंग करनी थी और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हमने पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, जैसे चाइना ने किया है। एक मॉडल हमारे पास चाइना का है जिन्होंने कोई ये इस तरह के रिलीफ पैकेजेस नहीं दिए। और इसी तरीके से एक मॉडल हमारे पास सिंगापुर का है जहां पे इकोनॉमी बेहतर होगी तो लोगों का म्यार बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा किसी न किसी लेवल पे ये होना चाहिए कि विजन 20 साल का, 30 साल का देना चाहिए, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी चाहिए और सिर्फ इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, सारी कौम को इकट्ठा करके। बेग साहब अब एक आपके सामने सिचुएशन रख रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में या हम हुकूमत में बैठे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ अरसा मुश्किल है, इसको गुजार लें, लॉन्ग टर्म फैसले हो रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उस वक्त आम तौर पर बात ये हो रही होती है कि जी कि कब जाके देखेगा एक गरीब आदमी कोई सब्सिडी दे दें। सब्सिडी आम आदमी के लिए होती है, आज आम आदमी के हालात बहुत बुरे हैं, कोई रिलीफ पैकेज दे दें। जब गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज देती है या सब्सिडी देती है तो फिर वही तनकीद होती है कि भाई लॉन्ग टर्म कुछ आप डिसीजंस लें। तो हुकूमत यहाँ पर फंस जाती है कि हम क्या करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपने रियल टाइम सिचुएशन हमें बता दी है। बात ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो बेसिक है, उसको आप लॉन्ग टर्म के तौर पे रखेंगे और एक बड़े लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करेंगे। राइट फ्रॉम पॉवर्टी एलिविएशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, आप उस तरफ जाएंगे, वो होगा आपका 20-30 साल का पीरियड। और फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म में जब आपकी गुर्बत बढ़ी हुई है तो आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल सही है, एहसास प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए। लेकिन इस चीज को लॉन्ग टर्म में गुर्बत को खत्म करने के लिए आपको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, आपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपने लोगों की एनेबलमेंट करनी है, उनकी कोई टेक्निकल मतलब एजुकेशन देनी है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं वो बेहतर करना है। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म 20-30 साल के लिए करना चाहिए, जो कि हमारे इस मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा जी। बिल्कुल ठीक है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से कर रहे थे, उनका यही कहना है कि इंडस्ट्री लगाएं जी। इस तरह से वक्ती तौर पर आप कब तक रिलीफ पैकेजेस देते रहेंगे? ज़राए पैदा करने चाहिए कि जिनसे लोग जो है वो अर्न कर सकें, ना कि वो डिपेंड करते रहे रिलीफ पैकेजेस के ऊपर। फवाचे साहब कहते हैं कि आमदन बढ़ाएं, तो जी आमदन बढ़ाने के लिए जो है ना हर आदमी जो है वो कोशिश शुरू कर दे। और गवर्नमेंट को आमदन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको फिर ज़राए पैदा करने होंगे, फिर ही आमदन बढ़ेगी, ऐसे बैठे बैठे नहीं बढ़ सकती। जी हाँ जी, चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ ऐसे रवैयों की बात करेंगे जिनके में समझ ही नहीं आ रही होती, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझ भी नहीं रहे होते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं और वो फिर हम लोगों को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है वो मुख्तलिफ रवैयों के हामिल लोगों से भरी हुई है और कोई ज़िंदगी की दौड़ में आगे है, कोई पीछे है। हर शख्स अपनी सलाहियतों और कोशिशों के मुताबिक ज़िंदगी की स्टेज में अपना अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा है। मगर उन्हीं लोगों के हम देखें तो दरमियान में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो कि खुद पसंदी का शिकार होते हैं, जो
उनको सिर्फ अपना आप ही नज़र आ रहा होता है और दूसरे कोई भी नज़र नहीं आ रहे होते, वो कहते हैं हम ही सब कुछ है। ये डिसऑर्डर है, हमें ये अंडरस्टैंड सबसे पहले करना है कि हम उनको ब्लेम करने की बजाय क्या कोई कोशिश कर सकते हैं कि वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि उस शख्स को तो समझ ही नहीं आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें कि मसला क्या है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं। वो समझते हैं कि सब इम्पोर्टेंस जो है दुनिया की वो मेरे लिए होनी चाहिए और मेरे बाद सब लोग आते हैं, और अगर आपने मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है तो फिर आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने पता नहीं दुनिया जहान की ज्यादती कर दी है और क़यामत के रोज़ जाकर ये बदला मैंने आपसे लेना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हमजा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये समझना कितना ज़रूरी है कि वाकई में ये डिसऑर्डर है और उसको ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें तो आप में दिलचस्पी जो है वो अपने आप में दिलचस्पी तो ले रहे होते हैं ना वो, और हर चीज़ में अपने आप को हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि किसी हद तक शायद हम सब में मौजूद हों, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये एक बीमारी की शक्ल में सामने आती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि ये ख्याल में होना कि आप बहुत अहम हैं और आपसे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं वो शायद उस तरह के नहीं हैं, और उन लोगों को आपके बारे में ख्याल करना है, आपकी केयर ही करनी है, और आपको किसी की केयर की ज़रूरत नहीं है। ये मामला क्या है, इसको हम कहते क्या हैं, यही हमने जानना है। माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ हमारे साथ। मैरी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा शायद हमारी तबीयतों में, रवैयों में भी ऐसा होता है। ये डेंजरस कब बन जाता है? हर शख्स को अपना आप अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। अच्छा, ये डिसऑर्डर है कि इसके बारे में बताइएगा। सेल्फ लव या अपने आप को पसंद करना, ये एक वो मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप, वो अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। लेकिन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब बन जाता है, या इसको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब कहते हैं, वो तब कहते हैं जब ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि जो कुछ है वो मेरे लिए है, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर आपने स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे ना दिया तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ अनफेयर है। आप मेरे साथ अनफेयर है, आपने मेरे साथ बुरा सलूक किया है क्योंकि आपने मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो दुनिया और चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, उनके लिहाज से उनके साथ वाकई गलत हो रहा है। उनके जहन के अंदर वो वाकई ऐसी चीज़ है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मैं जो हूँ वो विक्टिम हूँ। हालांकि अगर आप इसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जब उस सिचुएशन को देखेंगे तो आप बज़ाहिर हर नॉर्मल इंसान को यही पता चल रहा होगा कि नहीं, ये बंदा दूसरी के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इट कुड बी अ गाय, इट कुड बी अ गर्ल। नॉर्मली हम रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें जब देखते हैं तो ये मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं, जो कि इसको जब हम अनेबल करते जाते हैं, फीड करते जाते हैं, हम जब बात मानते जाते हैं, जी करते जाते हैं अगले बंदे को प्लीज़ करने के लिए, हम उस डिसऑर्डर को फीड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक हो गई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया, दूसरा वो डिनायल के अंदर होते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, अगला बंदा गलत है, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं जिससे किसी को तकलीफ़ हो, मुझे तकलीफ़ दी जा रही है। आप ऐसे इंसान को अगर समझाने के लिए बैठेंगे उनके साथ तो वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, या फिर वो दूसरा केस क्या होगा कि वो आपको लगेगा 5 मिनट्स डाउन द कॉन्वर्सेशन कि कैसे आप कसूरवार हैं। अच्छा, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं, उनको रोना भी आएगा, उनको गुस्सा भी आएगा, जिसको आप नार्सिसिस्टिक रेज कहते हैं। अच्छा, उनको गुस्सा भी आएगा क्योंकि उनको यही लग रहा है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मेरी इसका कोई हल भी है कि नहीं है? क्योंकि अब अगर एक बंदा इस हद तक पहुंच गया, उसको दूसरा बंदा समझा रहा है, वो भी समझ रहा है कि 5 मिनट तक आपने जैसे बताया कि वो समझ रहा था कि मैं शायद गलत हूँ, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है इस डिसऑर्डर को? अच्छा, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मल फंक्शनल तरीके से रह रहे होते हैं। काम अगर कर रहे हैं तो वो उनको यही होगा। हाँ, उनके रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि मुझे एटलीस्ट अगर सुपीरियर नहीं तो एटलीस्ट मुझे मेरी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ, कुछ तो समझो मुझे। लेकिन अगर उनके रिलेशनशिप्स क्योंकि वर्क नहीं कर रहे होते तो उनकी हर रेल्म ऑफ लाइफ अफेक्ट ज़रूर होती है, लेकिन इसको पिन पॉइंट करना जो ना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि ये बंदा बस मुश्किल सा है, ये अपने आप को कुछ समझता है, इसमें एरोगेंस है, हम वो चीज़ें लेबल्स लगाते हैं ना, उनको असल में प्रॉब्लम ये होता है। अब इसका हल क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको कहते हैं कि नॉर्मल बंदे को चाहिए कि वो कम से कम उनको समझाने की कोशिश करे। अच्छा, क्योंकि यू विल एंड अप इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आपको ही विक्टिम फील करवाया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपको जब ये चीज़ें आप कुछ देख लें, ये जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सिम्टम्स अगर आप देख लेते हैं तो आप उनको कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल साइको एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, उनको थेरेपी की तरफ लेकर जाएं। साइको एजुकेशन क्या है? यू रीड एन आर्टिकल ऑन नार्सिसिज्म और आपने देखा कि ये सारे सिम्टम्स एक बंदे के अंदर है, यू शेयर इट विद देम, उनको एजुकेट करें
कि ये है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके। हम एस्ट्रोलॉजी शेयर करते हैं ना, स्कॉर्पियंस ऐसे हैं, एरीज ऐसे हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। जब आप किसी को ये दिखाएंगे, सुनाएंगे, तो उसको ये नजर आएगा कि ओ ये ट्रेड्स तो मेरे में हैं। सो शुरू में अगेन दे विल बी इन अ डिनायल, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होंगे कि मुझे कोई मसला है। वही बात है कि उनको लगता है कि मैं तो सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, तो मुझे कोई मसला कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम उनको एजुकेट करेंगे, देयर आर चांसेस कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब तक वो इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम उनको जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ला सकते। ठीक है, हम इसके कॉजेज़ पे आते हैं। हम बचपन में मेरा ख्याल है जाएंगे कॉजेज़ के लिए। पेरेंट्स क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका बच्चा ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमेशा ये कहा कि ये तो कुछ भी नहीं करते, दूसरे के बच्चों को देखो और कहीं भी किया। और वो बचपन में बात बहुत बुरी लगती थी, आप समझ लगती है नहीं शायद वो ठीक बात थी, और हमारे ऊपर एक प्रेशर फिर भी रहता था कि यार कुछ करना है इसमें। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चा गलत भी हो तो वो लड़ाई करते नहीं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। क्या ये रीजंस होती हैं कि बच्चा आपका ऐसा हो जाता है, या कुछ और मल्टीपल रीजंस हैं? अच्छा, चाइल्डहुड हमेशा जो भी है चीज़ें आपकी जो आज पर्सनालिटी है वो ऑब्वियसली विद इन अ डे नहीं बनी है। और इस तरह का अगर आपको कोई डिसऑर्डर हो गया है जो कि आपने ऑब्जर्वेशन से या लर्निंग से किसी तरीके से पिक की हैं चीज़ें, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। नॉर्मली द ओल्डेस्ट एंड द मिडिल चाइल्ड, ये वो दो लोग होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ईदर दे आर द मोस्ट पैम्पर्ड और दे आर द मोस्ट निगलेक्टेड। दोनों एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि क्योंकि अगर जो बड़ा बच्चा है उसको नए बच्चे के आने के बाद उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, एंड देन पेरेंट्स वांट के बच्चा जो है वो समझ जाए बस खुद। और वो बड़ा बच्चा जो है, आप अक्सर सुनेंगे जो भी ओल्डर किड्स होते हैं वो बड़े होकर भी इवन वो कंप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे साथ ये हुआ बचपन में और मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। वो द मिडिल चाइल्ड वो फील करता है कि मैं इग्नोर्ड था, मैं निगलेक्टेड था, क्योंकि मेरे से बड़े को और मेरे से छोटे को जो है वो सारी इम्पोर्टेंस कैंपेन चलाते हैं कि मिडिल चाइल्ड डे मनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हमारे हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो चाइल्डहुड का इम्पैक्ट है एक बच्चे के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस से क्रिएट कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये सारी चीज़ों को भी अगर आप प्रोटेक्ट कर लें, अगर पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को गौर करके अपनी पेरेंटिंग करें और देखें कि हर बच्चे को इक्वल चांसेस मिल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिम्टम्स के अंदर थी, दीज पीपल प्ले विक्टिम ऑल द टाइम। ये विक्टिम जब प्ले करते हैं, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, मेरे अम्मी ने ये किया, अब्बू ने ये किया, मेरे सारे रिलेशनशिप्स के अंदर आई एम द हीरो और हेरोइन, और वो जो मेरा पार्टनर है उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती कर दी, तो विलन बन गए, वो विलन बन गए हैं। तो वो जो विक्टिम प्लेइंग का जो एस्पेक्ट है वो उनके सिम्टम भी है और उनका कॉज भी है, बिकॉज देयर कुड बी चांसेस कि वाकई में कभी उन्होंने एक्चुअली में विक्टिम फील किया हो, एंड देन दे स्टार्ट टू प्रोजेक्ट इट इन अ वे कि वो उनकी अब रियलिटी ही वही बन गया है। तो आई थिंक कि ओवरऑल जब तक कि हम एजुकेट नहीं करते उनको, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि येस वी हैव अ प्रॉब्लम, वी कांट टेक देम इनटू एनी ट्रैक, तब तक हम उन्हें ठीक ही नहीं कर सकते। हमने मतलब पेरेंट्स पे ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बचपन से ही थोड़ा सा देखना शुरू करें, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मेरी बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी है, और आपने बहस नहीं, अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, आप कोशिश करें कि बहस, उन्होंने कहा, मेरी भी किसी ने कह रही कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बहस नहीं करनी चाहिए। और यकीनन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे कि एक वक्त आता है आपको लगता है कि मैं दीवार में सर मार रहा हूँ, ये वो वाले लोग हैं। हाँ, दीवार में सर मारने वाले, ये बेहतर है कि हम आमतौर पर कहते हैं बैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, ये वो वाली मतलब कहावतें हैं। तो फिर इसमें यही होता है कि आप जो है आप एक से पीछे आ जाएं, आप उनसे आर्ग्यूमेंट ही ना करें, लेकिन एक्सपर्ट्स का काम है, इनको उधर रेफर आपने करना है। हम आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करनी है अपनी ओरल हाइजीन के हवाले से, दांतों के हवाले से खुसूसी तौर पर हमने बात अगर आपने खूबसूरत स्माइल अपनी रखनी है तो फिर उसमें दांतों को आपको बहुत ज़्यादा करना होगा कि आपको दांतों का बहुत कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती के लिए हर कोई काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। हम क्या बात कर लें, हम मर्दों की बात कर लें, ख़वातीन की बात कर लें, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो एक बाद की चीज़ें आ जाती हैं, दांतों का टेढ़ा हो जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ब्रश का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं आता, हम पता नहीं कितने साल एक ही ब्रश इस्तेमाल करते चले जाते हैं, वो कब तब्दील होना चाहिए, हमारे टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे फिर
मुस्कुराते वक्त आप कैसे लगते हैं, जो कि हमारा एक बड़ा मसला है, जिनको बाकी मसाइल नहीं है ना, उनका ये मसला है कि जी क्या हमारे दांत लगेंगे कैसे, स्माइल करते अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारे दांतों का कलर कैसा हो जो कि लोगों को अच्छा लगे, अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो वो फिर क्यों लग रहा है, आपके दांत आपने क्या ब्रश नहीं किए सही तरह से, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर ज़हरा मसूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से अगर हमने पहले ये स्माइल वाली बात कर हम यहीं से लेते हैं, आसान चीज़ से ले लेते हैं कि स्माइल को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। अच्छा, दांतों को खूबसूरत इस तरह बनाया जा सकता है कि हमने जो है देखें, जब भी हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो दांत नज़र आते हैं, ठीक है। एक तो ये कि एस्थेटिकली वो जो है वो प्लीजिंग होने चाहिए। सेकेंडली हमने फंक्शन वाइज इसका बहुत ख्याल रखना है, हमने दांतों की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि एक फेमस चाइनीज़ सेइंग है, ओल्ड सेइंग, कि हेल्दी माउथ इज़ एन हेल्दी बॉडी, यानी अगर आपके दांत और मसूड़े सेहतमंद हैं तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब मुंह के अंदर हमारी प्राइमरीली जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दांत होती है और साथ मसूड़े होते हैं, ठीक है। दांतों के ऊपर जो हम सारा दिन खाते पीते हैं, जो इसका दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, दैट इज़ प्लाक में क्या होता है, जो हम सारा दिन खाते पीते हैं वो एक लेयर की शक्ल में, एक इनविजिबल लेयर की शक्ल में जो है वो दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर टन्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते, अपनी दांतों की सफाई का ख्याल नहीं करते, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इस प्लाक के अंदर, ये उस फूड को कंज्यूम करते हैं, इनके जिस्म के अंदर से तेजाबी मादा निकलता है जो कि जो है वो दांतों के अंदर खोड़ या कैविटीज जो है उसका बायस बनता है। प्रॉब्लम कैविटीज के साथ सबसे बड़ी ये है कि ये स्टे नहीं करती एक जगह पे। अगर कैविटी लग गई है, आपने उसको फिल नहीं करवाया या फिर अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो ये कैविटी बढ़ते बढ़ते दांत के क्राउन से दांत की जड़ों तक चले जाती है, या और अगर इस स्टेज में भी रूट कैनाल नहीं करवाया तो जड़ से होती होती नीचे हड्डी तक जाके हड्डी का इन्फेक्शन का बायस बनती है, और इन दी एंड जो है वो दांत को उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, पस पड़ जाता है और हमें दांत ही रिमूव करना पड़ जाता है। अच्छा, ये प्लाक जो है ये सिर्फ दांतों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये मसूड़ों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। होता क्या है कि जो मसूड़ों के ऊपर जो प्लाक की लेयर जम जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने के साथ साथ मांसखोड़ा बन जाती है, यानी कैलकुलस बन जाती है। तो इससे क्या होता है, मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, ढलक जाते हैं, इनके अंदर पॉकेट्स बन जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, और ओरल इन्वायरमेंट यानी बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एक्सपोज हो जाते हैं, जो मसूड़े की नीचे की हड्डी होती है, तो वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता नीचे हड्डी तक जाता है और उसके बाद फिर पूरी बॉडी में एंटर हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो हार्ट डिजीजेज हैं उसमें भी कहते हैं ना कि दिल के शरियानों में वो पत्थर जम गया, कैलकुलस जम गया, दिस इज बेसिकली दैट पाथवे। यानी बेशुमार दिल की बीमारियां मसूड़ों की बीमारियों के साथ लिंक्ड है, जिसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दिल की वॉल्व्स की बीमारियां हैं उसका बायस बनती हैं, दिल की शरियानों में कैलकुलस का बायस बनती है, बल्कि यहाँ तक भी महदूद नहीं है ये बात, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है, और वो अपने मसूड़ों की सेहत का ख्याल नहीं रखते या दांतों की सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती हैं। फिर एक तीसरी ऐसी कंडीशन आती है ऑस्टियोप्रोसिस की, यानी जिसमें हमारी जो जिस्म की हड्डियां हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, ठीक है, तो वो उसका भी डायरेक्ट लिंक है मसूड़ों की सेहत के साथ। फिर एक डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है उन ऐसे अफराद के साथ जो अपनी मसूड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते। फिर आखिर में हामला ख्वातीन जो हमल के दौरान अपने मसूड़ों की और दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखती, वहाँ पर उनका क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब डिलीवरी होती है तो या तो बच्चा लो बर्थ वेट का पैदा होता है या प्री मेच्योर हो जाता है। इसलिए हमल के दौरान भी बेहद ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन को डबल बल्कि ज़्यादा उसकी तरफ। अच्छा, ये करना कैसे है? हम पहले से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमें तो ब्रश का इस्तेमाल भी नहीं आता। यहाँ से शुरू करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना है, कितने अरसे बाद ब्रश को तब्दील करना है, कितनी देर तक करना है? साल नहीं करते हैं, मेरा तो वही ब्रश है, तुम इतने तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, हमें ब्रश जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स हमें चेंज कर लेना चाहिए। जितने भी हमारे क्लीनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे अब झाड़ू है, झाड़ू की एक लाइफ है, आपने 1 महीना इस्तेमाल किया, 2 महीने इस्तेमाल किया, बस वो फिनिश हो जाता है। बर्तन धोने का स्पंज है, 2 महीने इस्तेमाल किया, बस वो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। सिमिलरली जो टूथ ब्रश भी होते हैं, ये तो डिस्पोजेबल आइटम है ना, इसने मैक्सिमम काम करना है 2 महीने या 3 महीने, उसके बाद इसकी दांत साफ करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तो आप मैक्सिमम जो है 3 मंथ्स के बाद इसको डिस्पोज ऑफ करके नया टूथब्रश जो है वो यूज कर लेना। दिन में 2 दफा ब्रश करना है? दिन में 2 दफा ब्रश करना चाहिए।
करते रहना चाहिए ब्रश? रात को सोने से पहले लाजमी टूथब्रश करना है, क्योंकि 99% जो कैविटीज़ होती हैं वो रात के टाइम में होती हैं। इसलिए जो हमारा सबसे जो पूरे दिन का जो सबसे बेहतरीन टाइम है ब्रश करने के लिए, दैट इज़ बिफोर गोइंग टू द बेड। दिस इज़ द लास्ट टाइम जो हमने बेड पे जाने से पहले जो है अपने दांत साफ करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं, मुंह में ना तो कुछ खा पी रहे होते हैं ना स्लाइवा होता है, तो वो जो बैक्टीरियाज हैं उसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए बड़ा फेवरेबल सा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए हमने जो दिन भर का खाया पिया होता है, हमने रात को सोने से पहले उसको लाजमी साफ़ करना होता है। और उसमें ये कि सुबह उठें, जब दांत साफ करके सो जाएं, सुबह उठें तो मुंह से स्मेल नहीं आती। जिन लोगों के मुंह में कैविटीज़ होती हैं, मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, उनके तो आती है, लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके मुंह में कोई कैविटी नहीं है और कोई मसूड़ों की बीमारी नहीं है, उनके मुंह से स्मेल नहीं आती। वो एज इट इज़ जो है वो सिर्फ कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद जो है वो अपना टूथब्रश करके फिर जहाँ जाना है। ये भी हमारी वैसे प्रैक्टिस गलत है कि ब्रश करके आओ फिर नाश्ता करो, नाश्ते के बाद करना। फिर उससे होता ये है कि अगर हमने पूरा दिन तो ब्रश नहीं किया, नाश्ता करने के बाद जब हम ब्रश करके जाते हैं, फिर हम एज इट इज़ गंदे दांत लेके चले जाते हैं। यानी पूरे दिन में हम सिर्फ 10 मिनट के लिए दांत साफ रखते हैं, क्योंकि और उसके बाद जो सारा दिन का वो खाया पिया वो तो दांतों के साथ लगा रहता है। सामने ना कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं, ये हम चाहेंगे कि वो हमें इसमें भी बताएंगे दांत टेढ़े होने के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनको इधर रखें, उधर से आपको ठीक नजर भी नहीं आ रहा होगा। डॉक्टर साहब, ये मॉडल्स के बारे में तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक हेल्दी दांत का मॉडल है, ठीक है। इसमें मतलब ये एक हेल्दी दांत है जिसमें ऐसे लेयर्स हैं। जब वो दांत सड़ना शुरू हो जाता है, यानी ऐसे उसमें खोड़ बन जाती है, वो खोड़ चाहे यहाँ से लगे, चाहे साइड से लगे, चाहे ऊपर से लगे, तो वो खोड़ किस तरह ट्रैवल होती जैसे मैंने आपको शुरू में बनाया था कि कैविटी डजंट स्टे अनलेस एंड अनटिल आपकी इतनी अच्छी ओरल हाइजीन हो जाए कि वो उसमें वो ट्रैवल होती ये दांत के जड़ तक पहुँच के यहाँ से फिर हड्डी के नीचे चले जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। ये मॉडल तो उस बारे में है कि किस तरह खोड़ जो है वो ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद जो है दूसरा ब्रशिंग भी मैंने बता दिया आपको। अब जो तीसरा मॉडल है मेरे पास, ये फिक्स ब्रेसेस का है और ये रिमूवेबल ब्रेसेस यानी अलाइनर्स का है। तो हम इसको समझाने से पहले हम उस कॉजेस पे बात कर लेते हैं कि दांत टेढ़े क्यों होते हैं और ये ब्रेसेस की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और क्यों पड़ती है। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जिन पेरेंट्स के दांत टेढ़े होते हैं ना, यानी जेनेटिकली जिनकी इनहेरिटेंस होती है, उन बच्चों के दांत टेढ़े होने के बहुत चांसेस होते हैं। यानी आप समझ लें कि 90% अगर हेरिडिटी ये कंडीशन है तो बच्चों के दांत टेढ़े होंगे। सेकेंडली, वो बच्चे जो 2.5 साल से ऊपर तक मुंह में जो है वो फीडर का इस्तेमाल करते हैं और पैसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उनके सामने वाले दांत जो हैं वो टेढ़े हो जाएं। इसलिए जब भी आप फीडर वगैरह या पैसिफायर्स का इस्तेमाल करें, बस मेक श्योर कि 2.5 साल से ऊपर के बच्चे को छुड़वा दें, उसको वीनिंग पे आ जाएं और कप्स वगैरह पे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पे आ जाएं, ठीक है। फिर तीसरा जो है, बच्चों को एक आदत होती है थंब सकिंग की, हर वक्त जो है वो मुंह में अंगूठा रख के सकिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से भी उनके जो दांत हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, सामने से दांत खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक आदत होती है टंग थर्स्टिंग की, जुबान लगाते हैं, तालू पे जुबान लगाते हैं, दांतों पे जुबान लगाते हैं, उस जुबान लगा कर ये अपने दांतों की अलाइनमेंट जो है वो ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है, रात को बच्चा मुंह खोल के सोता है। रात को मुंह, आप पेरेंट्स को चाहिए कि लाजमी नोट करें कि कहीं बच्चा रात को मुंह खोल के तो नहीं सो रहा। किस उम्र का बच्चा है? जिस मर्जी उम्र का बच्चा, जिस मर्जी उम्र, चाहे वो 4 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 6 साल का, चाहे 7 साल का, उसका रात को मुंह खुला नहीं होना चाहिए। अब उसकी कोई कॉज हो सकती है, हो सकता है बच्चे को नाक से सांस ही नहीं आता और वो इस वजह से जो है रात को मुंह खोल के सोता है। टीवी देख रहा है बच्चा, मुंह खोल के देख रहा है, क्यों देख रहा है? इसकी रूल आउट कॉज होनी चाहिए कि आइदर ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे ठीक होगी कि आप बार बार उसको कहें कि मुंह बंद करो तो वो आपको फॉलो करे, अगर थोड़ी देर बाद फिर मुंह खोल लेता है, इसका मतलब उसकी नेजल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ENT इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सारे अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो फिर बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जिनके दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं, दूध के दांत में एक प्रॉपर शेप में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, जब वो अपनी जल्दी दांत गिर जाते हैं, अपने वक्त से पहले गिर जाते हैं, जो नया आने वाला पक्का दांत होता है उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती कि उसने किस डायरेक्शन में निकलना है, तो या आगे निकल जाता है या पीछे निकल जाता है या वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी कॉजेज हैं जो मदर्स को, जो हैं पेरेंट्स को, इस चीज़ को पहले
अवेयरनेस होगी तो ही वो देखेंगे ना कि बच्चे में इस कहीं टेढ़ा। डॉक्टर आपने जल्दी से हमें बताना है कि इसके रेमेडीज के हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा मसला लोगों का ये भी है कि हमारे दांत जो है ना वो सफ़ेद नज़र आने चाहिए, उसके लिए कोई रेमेडी मौजूद है? सफ़ेद नज़र आने के लिए एक तो रात को सोने से पहले ब्रश करना है, सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करना है, प्रॉपर टाइमिंग से 2 मिनट दे के तसल्ली के साथ एक एक सरफेस को दांत साफ करना है। उसके बाद जो दिन भर का जो भी खाया पिया होता है ना, उसके बाद कुल्ली लाजमी करनी है, कुल्ली लाजमी करनी है। और दिन के किसी हिस्से में नमक वाले पानी के गरारे लाजमी करने हैं, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे हम अंडे के ऊपर जितना स्प्रिंकल करते हैं ना, बस उतने सॉल्ट के साथ पानी के साथ डाल के ये करना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, यानी रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे और पूरे दिन में कुछ भी खाएंगे पिएंगे, उसके बाद उंगली लगा के दांत साफ कर लेंगे तो दांत मेंटेन रहते हैं। अब ये है कि वक्त के साथ साथ पिलाहट आ जाती है, जैसे हमारा वाइट कपड़ा होता है वो भी हम जब इस्तेमाल करते रहते हैं वो पीला हो जाता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि जो दांत हैं वो थोड़े से येलो हो जाते हैं। जब एक दफ़ा येलो हो गए तो देयर इज़ कोई टोटका ऐसा नहीं है जो घर पे उसको वाइट कर सकता है। अब आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा, उसमें एक ब्लीचिंग एक मेथड होता है जिसमें एक हल्की सी ब्लीच के साथ जो है वो ऊपर जो पिलाहट वाली लेयर है वो उतार दी जाती है और इससे जो दांतों की शाइन है वो रिस्टोर हो जाती है। ये सेफ है और दांतों को कोई नुकसान नहीं होता? ये सेफ है अगर आप एक रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के साथ करा रहे हैं जो इसकी नो हाउ रखता है कि किस तरह के दांत है, उस पर कितना ब्लीच का कंटेंट लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है। अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो सेफ है। अगर किसी आप खुद से कर रहे हैं या किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जिसको ब्लीचिंग मेथड ही नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली नुकसान है। ठीक है डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का वैसा बनी, उन्होंने हमें मॉडल्स भी दिखाए हैं, समझाने की भी कोशिश की, अपनी रूटीन ठीक करना, दांतों की सफाई का खुद ख्याल जरूर करें, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।